हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग सीखेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। क्या चीज़ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम? सबसे पहले इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या चीज़ का? तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग। ठीक है ना? क्या चीज़ का? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसी भी चीज़ों का, आपके परफॉर्मेंस का आइडेंटिफाइंग, परफॉर्मेंस कैसा है उसका मेजरिंग, और फिर डेवलपिंग परफॉर्मेंस को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस किसी भी संगठन में आप काम कर रहे हैं, कोई भी जो है सो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, जहां भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके परफॉर्मेंस का कैसे जो है सो आइडेंटिफाई करें कि कैसा परफॉर्मेंस है किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, उसको कैसे उसका आकलन किया जाए और फिर उसमें कैसे डेवलपमेंट हो, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बाय लिंकिंग ईच इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, हर एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल मिशंस एंड गोल। ठीक है ना? जैसे किसी भी संगठन का मिशन क्या है और संगठन का गोल क्या है, इससे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को लिंक करके उसका एनालिसिस किया जाता है। किसमें? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक, अब देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर कंपोनेंट्स का हम बात करें तो कंपोनेंट्स क्या है कि ये सबसे पहली बात है कंटिन्यूअस प्रोसेस है और लिंक टू द मिशन एंड गोल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे मान लीजिए कोई भी चीज का विजन है और मिशन है, तो विजन जो है वो एक तय आंकड़ा आप कह सकते हैं, वो विजन है, और मिशन जो है कि एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग एक विजन को अचीव करेंगे। तो उसी तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कुछ नहीं कि हमको मान लीजिए कि इस ऊंचाई तक पहुंचना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा जब भी ऑर्गेनाइजेशन जितना दिन तक भी रन होगा, उतने दिनों तक जितने भी कर्मचारी है, उस सारे कर्मचारी का जो परफॉर्मेंस है उसका हमेशा एनालिसिस होते रहेगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक टारगेट बेस्ड चीज है कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, इसका ये टारगेट है, ये प्रोजेक्ट खत्म, ये काम खत्म, ऐसा नहीं है। ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। कैसा प्रोसेस? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? लिंक टू द मिशन एंड गोल। ये प्रोसेस किससे जुड़ा हुआ है? तो मिशन और या फिर और गोल। किसका गोल या मिशन? तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और गोल से जुड़ा हुआ है। क्या चीज? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। जैसे कोई भी चीज है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, तो कुछ रूल्स होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने का क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो रूल्स है, द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आर एज अंडर। सबसे फर्स्ट जो है क्या करता है कि इट ट्रांसलेट्स कॉर्पोरेट गोल इनटू इंडिविजुअल, टीम, डिपार्टमेंट एंड डिविजनल गोल्स। ठीक है ना? जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को, ठीक है ना, इट ट्रांसलेट्स कॉर्पोरेट गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक कोई प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का काम है 100 दिन का, 3 शिफ्ट में काम हो रहा था। आप क्या कहेंगे कि भाई 3 शिफ्ट में अगर काम हो रहा है तो ये काम 30-35 दिन में खत्म हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट है 100 दिन का, तीनों शिफ्ट में आप काम करवा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो 35 डेज अराउंड में खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो डिवीजन हो गया उसका 3 शिफ्ट में, और फिर एक शिफ्ट में जितना काम हो रहा है उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है? तो ये ट्रांसलेट करता है कॉर्पोरेट के गोल को किसमें? तो इंडिविजुअल में, किसी टीम में, डिपार्टमेंट में और डिविजनल गोल्स में। मतलब उसको तोड़ने का काम जो है सो छोटा छोटा पार्ट्स में करता है। ठीक, इट हेल्प्स टू क्लियरिफाई कॉर्पोरेट गोल। इसकी मदद से हम लोग
क्लियर समझते हैं कि कॉरपोरेट का क्या गोल है। ठीक, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा किसका, किसी एम्प्लॉय का। और आगे पढ़ेंगे कि कौन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब कि कौन एनालिसिस करेगा, किसका एनालिसिस होगा, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन हमको ये चीज समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं कॉर्पोरेट के गोल को छोटे छोटे गोल्स में। उसके बाद ये हेल्प करता है क्लियरिफाई करने के लिए कि एक्चुअल कॉर्पोरेट का गोल क्या है। ठीक, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड इवैल्यूएटरी प्रोसेस इन विच परफॉर्मेंस इंप्रूव्स ओवर टाइम। क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमेशा इसका इवोल्यूशन होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि आज जो है सो थोड़ा सा चेंज हुआ तो कल से कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस निरंतर जो है सो सतत जो है सो बदलाव होते चलेगा। तो ऐसा प्रोसेस है। और कैसा है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये हमेशा चलेगा ओवर द टाइम, समय के साथ ये चलता रहेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट जो है वो क्या है, इट रिलाइज ऑन कंसिक्वेंस एंड कोऑपरेशन रेदर देन कंट्रोल और करेक्शन। ठीक है ना, क्या कर रहा है कि ये चलता है किस चीज पे, कोऑपरेट करने से या फिर जो है सो कॉर्पोरेट मतलब कि एक दूसरे को मदद करके ये जो सिस्टम है वो चलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी के कंट्रोल में ये चलता है। ठीक, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लोगों के कॉर्पोरेशन से चलता है, लोगों के एक दूसरे के संगठन से नहीं कि हाँ कोई कंट्रोल कर रहा है इस तरीके, ऐसा नहीं है। ठीक, फिफ्थ जो है वो क्या है, इट क्रिएट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड हाउ दिस विल बी अचीव्ड। ये एक शेयर्ड जो है सो अंडरस्टैंडिंग से चलेगा। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है कि क्या जरूरत है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या चीज जरूरत है इंप्रूव करने के लिए, किस चीज को इंप्रूव करने के लिए, तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या जरूरत है और कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो क्या रिक्वायर्ड है और क्या अचीव कर सकते हैं, ये फिफ्थ नंबर पॉइंट। सिक्स नंबर पॉइंट क्या कहता है, इट इनकरेजेस सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। हर एक आदमी का इंडिविजुअल लेवल पे जो परफॉर्मेंस है उसका मैनेजमेंट कैसे हो उसके बारे में बताता है। सेवेंथ नंबर पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि इट रिक्वायर्स अ मैनेजमेंट स्टाइल दैट इज ओपन एंड ऑनेस्ट एंड इनकरेज टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये हिरार्की है और हिरार्की में सबऑर्डिनेट मतलब आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं और जो सुपरवाइज आपको कर रहे हैं मतलब आपके ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो इस दोनों को क्या करता है, इट रिक्वायर्स अ मैनेजमेंट स्टाइल दैट इज ओपन एंड ऑनेस्ट। ये क्या है, ओपन एंड ऑनेस्ट, कि कैसे आपका जो है सो टू वे कम्युनिकेशंस ठीक हो, किसमें, तो सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, मतलब जो आपसे ऊपर लोग हैं उनसे और आपके नीचे जिससे आपको भी टास्क परफॉर्म करवाना है, तो इस दोनों में कैसे कोरिलेशन बैठे आपका। 8 नंबर पॉइंट है, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस फीडबैक। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब कैसे चलेगा, तो कंटिन्यूअस आपको फीडबैक लेते रहना पड़ेगा या आपका कोई फीडबैक लेगा, तो मतलब फीडबैक से ये चलता है। 9th नंबर पॉइंट क्या कहता है कि फीडबैक लूप्स इनेबल्स द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन्ड ऑन द जॉब बाय इंडिविजुअल्स टू मॉडिफाई कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए फीडबैक लूप किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई सिस्टम है, ये इनपुट है और ये क्या है, तो आउटपुट है। अब आउटपुट का कोई चीज अगर हम लोग कुछ हिस्सा इसका ले करके पुनः किसको दे दें, इनपुट को, तो ये जो नीचे जो लूप बन रहा है इस लूप को एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लूप को कहते हैं हम लोग, इस लूप को एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं, तो फीडबैक लूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फीडबैक लूप कहते हैं। क्लियर। तो फीडबैक लूप की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोई भी जो है सो फीडबैक लूप्स इनेबल्स द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन्ड ऑन द जॉब बाय इंडिविजुअल टू मॉडिफाई कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। फीडबैक लूप से ही हम लोग को मिलता है क्या चीज, तो फीडबैक लूप से हमको मिलेगा एक्सपीरियंस और क्या नहीं मिलेगा, नॉलेज, जिसके आधार पे हम लोग कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, तो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक। 10th नंबर जो पॉइंट है वो क्या कहता है, इट मेजर्स एंड एसेसेस ऑल परफॉर्मेंस अगेंस्ट ज्वाइंटली एग्रीड गोल। ये क्या करता है, तो मेजर करेगा, इट
मेजर्स एंड एसेसेस ऑल परफॉर्मेंस, सारे परफॉर्मेंस को मेजर करेगा और उसको एसेस करेगा, जो कि ज्वाइंटली अरेंज्ड है किसके, क्या चीज के लिए, तो गोल के लिए। ठीक। 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इट शुड अप्लाई टू ऑल स्टाफ। जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो किसके लिए, तो सारे स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। एंड इट इज नॉट प्राइमरली कंसर्न्ड विथ लिंकिंग परफॉर्मेंस टू फाइनेंशियल रिवार्ड। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल रिवार्ड प्राप्त करने के लिए ही जो है सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाएगा। इट शुड अप्लाई टू ऑल स्टाफ, हर स्टाफ पे ये लागू होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एंड इट इज नॉट प्राइमरली कंसर्न्ड विथ लिंकिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टू फाइनेंशियल रिवार्ड। फाइनेंशियल रिवार्ड के लिए ही प्राइमरी रूप से इसको लागू नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल अप्रेजल के लिए ही हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 11 पॉइंट के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि किन किन पैरामीटर्स पे क्या प्रिंसिपल है एक्चुअली में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। अब इसके बाद केस स्टडी है। केस स्टडी में कहानी है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मोहन नाम का कोई आदमी है और ये मोहन जो है सो 10 लोगों का टीम लीडर है। 10 लोगों का क्या है, 10 लोगों का टीम लीडर है। और ये 10 लोग जो है सो ये सेल्स हेड है। कैसे हम लोग समझे थोड़ा सा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एक केस स्टडी के माध्यम से। और ये 10 जो पर्सन है वो क्या करता है, तो फील्ड में काम करता है, अपना जो भी सेल्स का काम है ये 10 लोग सेल्स के काम को देखता है। ठीक। अब मोहन जो है वो, मोहन को एक दिन एचआर फोन करता है एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में कि आप 3 दिन के अंदर हमको इस 10 का जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट दीजिए। क्या चीज दी, 10 का परफॉर्मेंस रिपोर्ट दीजिए, जिसके आधार पे हम क्या कर सकें, तो इस सब का अप्रेजल तय कर सकें। ठीक। मोहन जो कि सेल्स हेड है इसको फोन कर रहा है। कौन फोन कर रहा है, तो जो एचआर का टीम है वो फोन कर रहा है कि आप 3 दिन के अंदर में, क्या फोन कर रहा है कि आप 3 दिन के अंदर में क्या दीजिए, तो रिपोर्ट दीजिए। कैसा रिपोर्ट, तो इसके परफॉर्मेंस का रिपोर्ट। और जिस परफॉर्मेंस के रिपोर्ट पे हम लोग क्या तय करें, तो इसका अप्रेजल तय करें। ठीक। अब जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उस समय बहुत ज़्यादा लोड रहता है कर्मचारी पे, खासकर मैनेजर लेवल के हर कर्मचारी पे, कि उसको पूरा फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट देना है। तो अगर इसको पूरा फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट देना है, उसका इसके पास प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर इसको एक तो रिपोर्ट बनाना है, जो कॉर्पोरेट को मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको देना है, वो रिपोर्ट बनाना है। उसके बाद फिर इसको जो भी टीम है उसको लीड कर रहा है तो वो लीड करने का काम है, फिर कस्टमर्स को डील करना है, बहुत सारा काम है। और उस समय ही इसको मांग दिया कि आप रिपोर्ट दीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10 लोग को इंडिविजुअली वो बहुत ज़्यादा जानता नहीं है, क्योंकि ये सारे 10 लोग फील्ड में होते हैं, ये ऑफिस में होता है, बस फॉलोअप लेता है, मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता है। इस परिस्थिति में ये जो रिपोर्ट बना करके देंगे तो कैसे देंगे, क्या क्या पैरामीटर्स को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो भाई इसके एक तो ये क्या किया कि थोड़ा सा मतलब कि सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो क्या करते हैं, तो सबको ऐसे ही हम लोग क्या दे देते हैं, तो अच्छा रेटिंग दे देते हैं। मतलब सबको क्या दे देते हैं, तो गुड रेटिंग दे देते हैं। ठीक। मतलब ये कोई भी पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया और मात्र 20 मिनट में, सपोज कीजिए 20 मिनट में ये पूरा फॉर्म जो है उसको फिल करके और क्या किया, तो फॉरवर्ड कर दिया। किसको फॉरवर्ड कर दिया, तो जो एचआर के टीम था उसको। किसी भी पैरामीटर्स को ये इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ हो सकता था ये बताइए। तो सबसे पहला पैरामीटर्स ये हो सकता था कि 10 लोग में किसका जो है सो ओवरऑल सेल्स ज़्यादा है, मतलब उससे पता चलता है सेल्स ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोगों को जो है सो वो प्रोडक्ट को दिखा रहा है जिससे सेल्स ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहला पैरामीटर्स तो ये हो सकता था कि सेल्स को देख करके ये जस्टिफाई कर सकते थे। दूसरा कि उनका एक्सपीरियंस, तीसरा कस्टमर का
कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है, ये सारा पैरामीटर्स भी देखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने समय को बचाया और कुछ भी नहीं करते हुए बस जो है सो सबको अच्छा रेटिंग दे दिया। तो क्या ये चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है? अगर ऐसा करता है तो इससे फायदा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नुकसान ज़्यादा होगा। नुकसान क्यों ज़्यादा होगा? तो लोगों को ये लगेगा कि हम काम करें नहीं करें अच्छा रेटिंग मिल ही जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस का हमारा रिव्यू जा ही रहा है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत होगा। लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो काम कर ही रहा है, हम काम करें नहीं करें हमारा जो परफॉर्मेंस का रिपोर्ट है वो अच्छा जाएगा। तो इस केस स्टडी से हम लोग ये समझे कि मोहन जो कि सेल्स हेड है, अगर वो 10 लोगों का रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट अच्छा सबका अच्छा रेटिंग दे देगा, तो उससे क्या क्या बिना किसी पैरामीटर्स को फॉलो किए हुए तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का के लिए वो चीज़ अच्छा नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आइए फिर आगे हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ जो है वो और अच्छा होगा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्या कर रहा है कि देयर आर मेनी एडवांटेज एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत सारा एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ा हुआ है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा एडवांटेज जुड़ा हुआ है। अब एडवांटेज में क्या है? अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैन मेक द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉरपोरेट में जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो किन चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है? तो सबसे पहला है मोटिवेशन टू परफॉर्म इज इंक्रीज्ड। अगर अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा, लोगों को लगेगा कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारा जो मैनेजमेंट है परफॉर्मेंस का वो अच्छे तरीके से हो रहा है, तो उससे क्या होगा? मोटिवेशन बढ़ेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई खेल रहा है, उसको अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा तो अगला बार जब भी गेम खेलेगा तो अच्छा खेलेगा। तो इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो उससे क्या मिलेगा? मोटिवेशन टू परफॉर्म इज इंक्रीज। ये सबसे पहली बात है। दूसरा बात क्या है? सेल्फ स्टीम इज इंक्रीज। उसको लगेगा कि हाँ हम काम कर रहे हैं तो हमको अप्रिसिएशन मिल रहा है। मैनेजर्स गेन इंसाइट अबाउट सबऑर्डिनेट, मतलब मैनेजर्स को पता चलेगा कि आखिर इसमें काम करने वाला लोग कौन है। अगर उसको अच्छे से आकलन करेगा या कहीं से उसको रिव्यू मिल जाएगा तो उसको इतना पता चल जाएगा कि ये 10 लोगों में काम करने वाला अच्छा कौन लोग है। तो ये 3 चीज़ हम लोगों ने समझा। इसके बाद क्या है? चौथा चीज़ कि द जॉब डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया आर क्लैरिफाइड। लोगों को पता चलेगा कि हम एक्चुअली में किस काम के लिए हैं, क्या हमारा जॉब रोल है और क्या हमारा काम है। सेल्फ इंसाइट एंड डेवलपमेंट आर इनहेंस्ड। सेल्फ इंसाइट जो है सो ठीक होगा और उसका डेवलपमेंट होगा प्रॉपर। पर्सनल एक्शंस आर मोर फेयर एंड अप्रोप्रिएट। पर्सनल एक्शंस अच्छा होगा और जो है सो फेयर होगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर मेड क्लियर। संगठन का गोल क्लियर होगा। एम्प्लॉयज बिकम्स मोर कॉम्पिटेंट, मतलब एक दूसरे में कंपटीशन रहेगा कि हाँ हम अच्छा काम करें जिससे अच्छा मेरा जो है सो इम्प्रूवमेंट हो। देयर इज अ बेटर एंड मोर टाइमली डिफ्रेंशिएशन बिटवीन गोल एंड पुअर परफॉर्मेंस, मतलब एकदम क्लियरली पता चलेगा कि भाई जो गोल है और जो पुअर परफॉर्मेंस है उसका कैसे जो है सो डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहा है, गोल और पुअर परफॉर्मेंस। ठीक, क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो है सो प्रोसेस, कैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाए। अभी तक हम लोग से ये पढ़ रहे थे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। दूसरा, उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल के बारे में समझा। उसके बाद फिर केस स्टडी के बारे में समझा। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये समझा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इतना बात हम लोग समझ चुके हैं। क्या क्या बात बता रहे हैं? सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। दूसरा बात ये समझा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या है। एक केस स्टडी को देखा। और तीसरा चीज़ हम लोगों ने ये देखा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। तो देखिए 4 प्रोसेस एक्चुअली में है। 4 क्या क्या प्रोसेस है? तो प्लान, एक्ट, मॉनिटर और रिव्यू। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का 4 प्रोसेस है। क्या क्या 4 प्रोसेस है? तो प्लान,
सबसे पहले हम लोग प्लान बनाए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के लिए, उस प्लान पे काम करें, दैट्स एक्ट, प्लान एक्ट। उसके बाद जो काम कर रहे हैं उसका क्या करें, तो मॉनिटर करें कि वो काम हमारा कैसा चल रहा है, और जब काम खत्म हो तो उसका हम लोग क्या करें, आकलन करें, रिव्यू करें कि हमने जो काम किया वो किस तरीके का रहा। तो प्लान में क्या है, डिसाइड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लान में क्या है कि हम लोग जब प्लान बनाने के लिए बैठे, मीटिंग करें, तो हम लोग इस चीज़ को क्लियर करें कि हम लोग को क्या करना है। मतलब कोई भी काम, कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। डिसाइड व्हाट टू डू, हमको क्या करना है, ये पहली बात। और दूसरा बात कि उस काम को आखिर करना कैसे है। तो ये पहला चीज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उसके बाद एक्ट, मतलब कि ठीक है प्लान बन गया कि हाँ क्या काम करना है, कैसे करना है, अब हम लोग का काम है टास्क पे काम करना। तो एक्ट में कैरी आउट द वर्क नीड टू इम्प्लीमेंट द प्लान, मतलब क्या क्या काम करना है उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम लोगों को एक जो है सो ट्रांसफॉर्मर बनाना है, जो कि एक पावर ट्रांसफार्मर बनाना है, जो किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए पावर ट्रांसफार्मर बनाना है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले क्या काम करेंगे, डिसाइड व्हाट टू डू। तो क्या करना है, तो मतलब ट्रांसफार्मर बनाना है। अब कैसे बनाना है ये पता कर लिए कि हाँ भाई किस मेथड से हम लोग को ट्रांसफार्मर बनाना है, ठीक। अब है एक्ट कैरी आउट द वर्क नीडेड टू इम्प्लीमेंट द प्लान, क्या क्या काम करना होगा उसमें। तो हाँ भाई बाइंडिंग बनाना होगा, उसका जो है सो केसिंग बनाना होगा, योग और भी सारा चीज जो ये टेस्ट करना होगा, बन जाएगा। तो ये सारा चीज करना है। तो क्या करना है, एक्ट कैरी आउट द वर्क नीडेड टू इम्प्लीमेंट द प्लान, हम लोग को क्या क्या करना है। उसके बाद मॉनिटर, जब हम लोग प्लान ट्रांसफार्मर बना रहे होंगे तो हम हमेशा मॉनिटर करेंगे कि हाँ आज कितना काम हुआ, तो इतना काम हुआ, एक लिख लेंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो मॉनिटर मतलब है कैरी आउट कंटिन्यूअस चेक्स एंड व्हाट इज बीइंग डन, मतलब आज कितना % काम हो चुका है, क्या क्या हुआ। कैरी आउट द कंटिन्यूअस चेक एंड व्हाट इज बीइंग डन एंड मेजर आउटकम्स इन ऑर्डर टू असेस द प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब जैसे मान के चलिए कि बना रहे हैं ट्रांसफार्मर, 100 दिन का जॉब है वो, तो 100 दिन का जॉब है, तो पहला दिन में हम लोगों ने कितना काम किया, तो एक रिपोर्ट बन गया कि हाँ इतना % काम हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट्स मॉनिटर। चौथा है कि रिव्यू। रिव्यू क्या कहता है, कंसीडर व्हाट हैज बीन अचीव्ड। जब हम लोग बना दिए, सब कुछ हो गया, उसको डिस्पैच कर दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे कि आखिर ये जो ट्रांसफार्मर हम लोगों ने बनाया, वो ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ था, क्या और करना चाहिए था, क्या हम लोगों ने ठीक किया, क्या गलती की। तो ये सारा कुछ के लिए रिव्यू करते हैं। रिव्यू मतलब कंसीडर व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड इन द लाइट ऑफ दिस एस्टैब्लिश व्हाट मोर नीड टू बी डन। एक तो हम लोगों ने क्या प्राप्त किया और क्या और कर सकते थे। हो सकता है कि जो है सो कम इन्वेस्टमेंट में बना सकते थे, हो सकता है कि कम टाइम में बना सकते थे, हो सकता है कि क्वालिटी में ये पैरामीटर्स को और ऐड कर सकते थे। तो क्या कर रहा है, कंसीडर व्हाट हैज बीन अचीव्ड, क्या हम लोगों ने बनाया, एंड इन द लाइट ऑफ दिस एस्टैब्लिश व्हाट मोर नीडेड टू बी डन, क्या और करने की जरूरत थी, एंड एनी करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड इफ परफॉर्मेंस इज नॉट इन द लाइन विद द प्लान। अगर मान लीजिए प्लान के अनुसार कोई चीज नहीं हुआ है, तो हम लोग को क्या जो है सो परफॉर्मेंस करने का जरूरत था, इसको हम लोग पता करते हैं रिव्यू में। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का 4 अहम पार्ट है। 4 पार्ट क्या क्या है, प्लान, एक्ट, मॉनिटर और रिव्यू। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर लिखने के लिए आएगा आपको तो लिखेंगे प्लान, एक्ट, मॉनिटर और रिव्यू। आपको पता होना चाहिए प्लान में क्या करते हैं, उसके बाद एक्ट, मॉनिटर और रिव्यू में क्या क्या चीज, क्या क्या एक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल किसको कहते हैं, ठीक है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल किसको कहेंगे, देखिए अप्रेजल पे हम लोगों ने पीछे भी टॉपिक में डिस्कस किया है, पुनः एक बार समझते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल दस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव वे ऑफ जजिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय इन परफॉर्मिंग हिज टास्क। क्या कर रहा है, जैसे किसी को काम करने का क्या क्षमता है, मतलब क्या स्किल्स है उसके पास और क्या काम को परफॉर्म कर सकता है और क्या उसने एक्चुअली में किया, इसको जज करने का काम क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का है, ठीक। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमको ट्रांसफार्मर बनाने में जो है सो 100 दिन लगेगा और फिर एक्चुअली में हमने उसको कितने दिनों में बनाया, या फिर कोई एक टास्क 100 डे का है
या फिर इतने समय का है, या ये डेडलाइन है, उस डेडलाइन में हम लोगों ने उस टास्क को प्रॉपर जो है सो कंप्लीट किया नहीं किया, ये सारा चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल बताता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल दस इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव वे जजिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय, जिसमें हम लोग ये जज करते हैं कि रिलेटिव वर्थ ऑफ द एबिलिटी किसका, तो एम्प्लॉय का, किस चीज में, परफॉर्मिंग हिज टास्क। परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, इससे हम लोग क्या करते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं दोज हु आर परफॉर्मिंग देयर असाइन्ड टास्क वेल एंड दोज हु आर नॉट द रीजंस फॉर सच परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या कर रहा है कि कोई भी आदमी, कोई भी एम्प्लॉय अपने कामों को अच्छा से कर रहा है, या फिर अगर अच्छा से नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, मतलब नहीं कर रहा हो तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आखिर क्यों नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ हम लोग पता करते हैं किसमें, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में। परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक सिस्टमेटिक वे है, जिस सिस्टमेटिक वे में हम लोग ये पता कर सकते हैं किसी भी कर्मचारी का क्या क्षमता है, और उस क्षमता के अनुसार, उस स्किल्स के अनुसार वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या उसका जो है सो आउटकम्स है। अगर जो भी आउटकम्स है वो जो असाइन आउटकम है उसके अनुसार है, अच्छा है तो ठीक है, नहीं अगर अच्छा है तो क्यों नहीं अच्छा है, इसको हम लोग पता करते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है सो डेफिनेशन सी हयाल साहब ने 1973 में दिया था परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो उनके अनुसार परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग, हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, मतलब मूल्यांकन करते हैं किसका, द परफॉर्मेंस एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब फॉर विच ही इज एम्प्लॉयड। क्या कर रहा है, किसी भी कर्मचारी का जो भी परफॉर्मेंस है उसका हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, तो इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। किस चीज का इवेल्युएशन करते हैं, तो परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करते हैं। किसका इवेल्युएशन करते हैं, परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करते हैं। और क्या चीज का इवेल्युएशन करते हैं, एंड क्वालिफिकेशंस का इवेल्युएशन करते हैं ऑफ द एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब फॉर विच ही इज एम्प्लॉयड। जिस जॉब रोल के लिए उसको हायर किया गया, उस जॉब रोल का क्या रिक्वायरमेंट है और उसका क्या काम है। ठीक है ना, जैसे जिस भी जॉब रोल के लिए, जॉब का जो रोल है उस रोल के लिए, और जो उस जॉब रोल का क्या है, तो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका क्या वर्क है, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, जो जॉब रोल है उस रोल के अनुसार क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या काम उसको करना चाहिए और क्या क्या काम वो कर रहा है, इस दोनों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं। ठीक, इन द टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब फॉर विच दे इज एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा करते क्यों है एक्चुअली में, तो जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग प्लेसमेंट, सिलेक्शन फॉर प्रमोशंस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवार्ड्स एंड अदर एक्शंस विच रिक्वायर्ड डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट अमंग द मेंबर ऑफ अ ग्रुप एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्शंस अफेक्टिंग ऑल मेंबर्स इक्वली। क्या कर रहा है कि आखिर सपोज कीजिए कि 10 लोग हम लोगों ने हायर किया, अभी पीछे केस स्टडी देख रहे थे, तो केस स्टडी में अगर 10 सेल्स पर्सन को हायर किया गया है, अब वो ऐसा रिव्यू दे दिया कि 10 का 10 को अच्छा रेटिंग दे दिया, जो कि उसको नहीं देना चाहिए था। अब मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 को जॉब रोल है, सेल्स का काम है, सेल्स का एग्जीक्यूटिव है 10 लोग। अब अगर मान लीजिए कि उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, तो ये एनालाइज इसीलिए करेंगे कि हम चाहते हैं कि एनालाइज करने के बाद उसको क्या दें, तो प्रमोशंस दें, या फिर हम उसको फाइनेंशियल जो है रिवार्ड दें, मतलब अप्रेजल दें, या फिर कोई भी अदर जो है सो हम लोग उसको फैसिलिटीज दें, जिससे वो बंदा इस 10 में जो है सो क्या हो सके, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम लोग 10 लोग एक साथ आए थे लेकिन हमारा जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग आखिर जो है सो अप्रेजल देने के लिए ये परफॉर्मेंस का
अप्रेजल देने के लिए क्यों देंगे कि हमको इसको क्या देना है, तो प्रमोशन देना है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवार्ड्स देना है, और क्या देना है, तो अदर एक्शंस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अलग तरीके का जो है सो अच्छा है उसको हम लोग इन्हेंसमेंट के लिए हम लोग क्या कुछ जो है सो उसको बेनिफिट्स देने के लिए, जिससे वो क्या रहे, तो मोटिवेटेड रहे। तो ऐसा जितने भी लोग थे उनको अपने ग्रुप में, हर कोई चाहता है कि हम अपने ग्रुप में जो है इनहेंस हो, पहले तो अपने ग्रुप में चाहता है कि इनहेंस हो, तो उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम है। अब इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पर्सन इन्वॉल्व। आखिर ये जो प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इसमें कितने तरीके के लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तो देखिए इसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, एक है अप्राइजी और अप्राइजर, ठीक है ना। अप्राइजी किसको कहेंगे और अप्राइजर किसको कहेंगे, तो अप्राइजी कहते हैं हम लोग कि वो पर्सन, द पर्सन हुज परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी अप्राइज्ड बाय अदर पर्सन, ठीक है ना। क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, हम कर्मचारी हैं और मेरे ऊपर हमारा मैनेजर है, ठीक है ना। तो जो मेरा मैनेजर है वो होगा अप्राइजर और मैं होऊंगा अप्राइजी। अप्राइजी द पर्सन हुज परफॉर्मेंस, जिसका मेरा परफॉर्मेंस का आकलन करेगा मेरा मैनेजर, कि हम मैनेजर के परफॉर्मेंस का आकलन करेंगे। हम तो मैनेजर के परफॉर्मेंस का नहीं आकलन करेंगे, मैनेजर मेरे परफॉर्मेंस का आकलन करेगा। तो मैं क्या हुआ, अप्राइजी, और जो मैनेजर जो है वो क्या हुआ, अप्राइजर। तो अप्राइजी मतलब द पर्सन हुज परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी अप्राइज्ड बाय अदर, मेरे परफॉर्मेंस का आकलन दूसरे के द्वारा किया जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्राइजी। अप्राइजर द पर्सन हु इज गोइंग टू इवेल्युएट, वो आदमी जो इवेल्युएट करेगा द परफॉर्मेंस ऑफ अप्राइजी, मतलब ये जो अप्राइजी है इसके परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेगा अप्राइजर। द अप्राइजर मे बी अ सुपीरियर, अप्राइजर क्या हो सकता है मेरे से ऊपर का लोग होगा, सबऑर्डिनेट, पीयर्स एंड सेल्फ अप्राइजल एंड ग्रुप। अब ऐसा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये है, अप्राइजर अभी हम बता रहे थे कि मेरा मैनेजर, एक उदाहरण के लिए दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस का एनालिसिस, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप कैब में जाते हैं, तो कैब में जाते हैं तो जो आपका कस्टमर होता है वो भी रिव्यू करता है, रेटिंग देता होगा आपको, तो कहीं ना कहीं वो भी रिव्यू कर रहा है आपका जो है सो ये मतलब एक तरीके का फीडबैक दे रहा है। तो वही कह रहा है कि आपका सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, पीयर्स भी हो सकता है, सेल्फ अप्राइजल्स और ग्रुप, मतलब ग्रुप भी आपको ये कर सकता है, मतलब कोई भी लोग आपको जो है सो आपका मूल्यांकन कर सकता है। तो जो भी मूल्यांकन कर रहा है वो अप्राइजर है। क्षमा चाहेंगे हम कि अप्राइजर सिर्फ आपका मैनेजर नहीं है, ये तो मतलब एक उदाहरण के लिए मैं बताया कि आप जल्दी समझें। अप्राइजर कोई भी हो सकता है और अप्राइजी मतलब जिसका मूल्यांकन होना है, ठीक। अब इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या ऑब्जेक्टिव्स है, देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े प्रिंसिपल्स सबके बारे में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक्चुअली में क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो पहला है कंपनसेशन डिसीजन। अगर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पे ही कंपनसेशन कहीं ना कहीं डिफाइन होता है, और ये होना भी चाहिए। क्या कर रहा है कि इट कैन सर्व एज अ बेसिस फॉर पे राइजेस, द अप्रोच टू कंपनसेशन इज एट द heart of the idea that rise should be given for merits rather than for seniority। देखिए ऐसा भी होता है खासकर कॉर्पोरेट में कि एक्सपीरियंस जो है सो वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है सो काम जो है परफॉर्मेंस वो एक्सपीरियंस को बीट कर देता है। मतलब अप्रेजल इस बात पे नहीं होता है कि कौन जो है सो कितने दिनों से है, इस बात पे भी होता है कि कौन कितना काम कर रहा है, ठीक। तो वही बात लिख रहा है कि डिसीजन जो कंपनसेशन जो देने की का जो निर्णय है वो क्या है, इट कैन सर्व एज द बेसिस फॉर पे राइजेस, दिस अप्रोच इज कंपनसेशन इज एट द हार्ट ऑफ द आइडिया दैट राइजेस शुड बी गिवन फॉर मेरिट, मेरिट के लिए दिया जाना चाहिए, दिया जाता है ये, रेदर देन ऑफ सीनियरिटी, सीनियरिटी से कोई विशेष ताल्लुक नहीं है। उसके बाद प्रमोशन का डिसीजन, प्रमोशन का भी निर्णय, ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, एक तो कंपनसेशन जो मिलने वाला जो है सो सैलरी है वो है, दूसरा है प्रमोशन का डिसीजन भी जो है सो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे ही डिफाइन होता है। इट कैन सर्व एज अ गाइड फॉर द जॉब चेंज और प्रमोशन, ठीक। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसको ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर मान लीजिए किसका परफॉर्मेंस खराब है तो उसको क्या कहेगा, उसको भाई ट्रेनिंग दो, अच्छा है ना।
किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उसको और ट्रेनिंग दो कि और अच्छा वाला जॉब रोल उसको दिया जा सके। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट देयर प्रोग्रेस, उसके प्रोग्रेस के बारे में बताता है, एंड टेल देम व्हाट स्किल दे नीड टू डेवलप टू बिकम एलिजिबल और पे राइजेस और प्रमोशन और बोथ। ठीक है ना। एक तो कि अगर किसी का क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर सपोज कीजिए किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने के लिए फिर उसको अच्छा करने के लिए क्या क्या हम लोग उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरी बात कि जो भी ट्रेनिंग है वो अगर मान लीजिए किसी का प्रमोशंस के लिए, किसी का स्किल का इन्हेंसमेंट हो या फिर अच्छे पैकेज के लिए, तो वो सारा चीज़ के लिए भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम किसको क्या देना है वो हमको परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलेगा। इसके बाद है फिर फीडबैक। इट कैन टेल एनी एम्प्लॉयज व्हाट ही कैन डू टू इम्प्रूव। अगर मान लीजिए कि किसी का परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो उसको पता चलेगा एटलीस्ट कि मान लीजिए हम क्या गलती कर रहे हैं या फिर अच्छा कर रहे हैं तो हम क्या अच्छा कर रहे हैं। तो फीडबैक क्या है, इट कैन टेल एन एम्प्लॉय व्हाट ही कैन डू टू इम्प्रूव, उसको क्या करना चाहिए अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, हिज प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड गो अप द ऑर्गेनाइजेशंस लेडर, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर पे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी में वो कैसे खुद को ऊपर करेगा वो पता चलता है उसको। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट कैन हेल्प रिवील द कॉजेज ऑफ गुड एंड पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। क्या एक्चुअली में कारण है कि कोई लोग अच्छा कर रहा है, कोई लोग खराब प्रदर्शन कर रहा है। तो अच्छा और खराब प्रदर्शन जो कर रहा है तो उसको जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग पर्सनल डेवलपमेंट के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, जरूरी है। तो ये सारा हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स किसका, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये एक डायग्राम है। क्या है, एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम लोग क्या करें, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को स्टेबल करें कि क्या परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है। उसके बाद कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड। जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए सपोज कीजिए कि हम लोग कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं, तो मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड से उसका कंपेयर करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छा रनर है, धावक है, तो बहुत अच्छा धावक है तो 1600 मीटर का जो रेस है वो 5 मिनट में अगर कर लेता है तो वो जो है सो उसमें फिर हम लोग देखेंगे एक तय सीमा की है कि 1600 मीटर का रेस, एक हम लोगों ने क्या किया, तो पैरामीटर सेट किया कि 1600 मीटर का रेस, टाइम दिया कितना, तो 5 मिनट। अब ये एक बाउंड्री हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। अब ये जो रेस हो सकता है कोई जो है सो 5 मिनट 10 सेकंड में करे या फिर 4 मिनट 90 सेकंड में करे, उसके आधार पे हम लोग उसका रैंकिंग तय कर देंगे। लेकिन ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। उसी की तरह स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड हम लोग को बनाना चाहिए और फिर उस स्टैंडर्ड से क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड से कम्युनिकेट करना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बताया कि भाई ये टास्क, स्पेसिफिक टास्क इतने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब कोई आदमी हो सकता है कि 10 लोग हैं तो 10 लोग में कोई जो है सो 10 दिन का टास्क है तो कोई 11 दिन में कर रहा है, कोई 12 दिन में कर रहा है, कोई 9 दिन में कर रहा है, कोई 10 दिन में कर रहा है। तो फिर उसका क्वालिटी कैसा है ये भी एक पैरामीटर्स है, लेकिन फिर भी एक जो है सो डेडलाइन जो है वो क्या है, एक पैरामीटर है। तो सबसे पहले एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, उसका एक स्टैंडर्ड हम लोग को बनाना चाहिए, उस स्टैंडर्ड से हम लोग को कम्युनिकेट कराना चाहिए। उसके बाद मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके आधार पे हम लोग को परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, मतलब जितना मान लीजिए कोई 9 दिन में टास्क कंप्लीट किया, कोई 11 दिन में कर रहा है, तो जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से हम लोग कंपेयर करें। उसके बाद फीडबैक टू द एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय के लिए जो फीडबैक है उसको कलेक्ट करें। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ नेसेसरी, अगर मान लीजिए कोई 9 ही दिन में कंप्लीट कर दिया लेकिन कुछ काम छोड़ दिया तो फीडबैक से पता चलेगा कि काम छोड़ दिया था। फिर अगर कोई करेक्शन बोले कि भाई एक दिन तुम और लो, इसको कंप्लीट करके लो। कोई 11 दिन लिया लेकिन काम को परफेक्ट किया तो वो बात फिर वहीं आ गया। तो ये सारा चीज़ है, ये पैरामीटर्स है कि कैसे हम लोग, प्रोसेस क्या है एक्चुअली में परफॉर्मेंस के अप्रेजल का। अब बेनिफिट्स क्या है परफॉर्मेंस के अप्रेजल का, तो बेनिफिट्स को भी 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है, एक हम लोग देखेंगे अप्राइजी के लिए क्या बेनिफिट है और अप्राइजर के लिए क्या बेनिफिट है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो लोग भी काम कर रहे हैं उसके लिए,
और वो लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो उसका रिव्यू कर रहे हैं, उस लोगों के लिए भी क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो हम लोग कर रहे हैं उसका बेनिफिट संगठन के लिए किस तरीके से है। तो फॉर ऑर्गेनाइजेशन ए नंबर पॉइंट है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड द वैल्यूज, इंक्रीज्ड सेंस ऑफ कोहेसिवनेस एंड लॉयल्टी एंड इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड स्टाफ्स। क्या कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो क्या कर रहा है कि इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस बढ़ेगा किसका, तो जाहिर सा बात है एम्प्लॉय का, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन पूरे संगठन में। किस कारण से, तो ड्यू टू मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो कम्युनिकेशन इनहेंस होगा, तो कम्युनिकेशन अच्छा होने से ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज है वो क्लियर होगा। इंक्रीज सेंस ऑफ कोहेसिव एंड लॉयल्टी एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर और स्टाफ में अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। ठीक। दूसरा, इंप्रूवमेंट इन द टास्क परफॉर्म बाय ईच मेंबर। हर मेंबर के द्वारा जो टास्क किया जा रहा है परफॉर्म, उस पर इंप्रूवमेंट होगा। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो क्या होगा कि हर मेंबर के द्वारा किया जा रहा टास्क में इंप्रूवमेंट होगा। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइडिया फॉर इंप्रूवमेंट। अगर मान लीजिए कि किसी चीज में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है और उसके क्या किया जाए कि वो टास्क हमारा अच्छे से कंप्लीट हो, तो वो भी हमको पता चलेगा। क्या चीज, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियाज फॉर इंप्रूवमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के एंड से है। ठीक। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स कैन बी डेवलप। मतलब एक एक्सपेक्टेशंस, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा होगा तो उससे क्या होगा कि एक्सपेक्टेशंस बनेगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में क्या ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन को बताया जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन को इस डायरेक्शन में चलना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड कैन बी आइडेंटिफाइड मोर क्लियरली। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो वही बात है कि पता चलेगा किसको ट्रेनिंग चाहिए नहीं चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा। जैसे जो फीडबैक जिसका आ रहा है, मेरा मान लीजिए फीडबैक है कि हमको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हमको अगर ट्रेनिंग की जरूरत है वो सिर्फ हम ही को थोड़ी ना पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ये पता करेगा कि इस तरीके का ट्रेनिंग कितने लोगों को जरूरत है, ये ट्रेनिंग कितने लोगों को जरूरत है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएगा, जिससे क्या होगा कि लोग, उसके स्टाफ जो है वो ट्रेंड होंगे, और ट्रेंड होंगे तो फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। तो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स कैन बी आइडेंटिफाइड मोर क्लियरली पता चलेगा। अब एक संगठन में 50,000 आदमी काम कर रहा है तो थोड़ी नहीं पता है कि उसको क्या चीज जरूरत है, नहीं चल रहा है, जरूरत है, तो ये सब चीज परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही पता चल सकता है। एफ नंबर जो पॉइंट है वो क्या है, कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड सक्सेस कैन बी क्रिएटेड एंड मेंटेन। एक जो कल्चर बनेगा कि हाँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई पूरा एक एक चीज पता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर लोगों को सीखने की जरूरत है और कंटिन्यूअस सीखने की जरूरत है, और सीखने के कल्चर को बनने की जरूरत है। क्या कह रहा मैं कि हर लोगों को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है और सीखने के कल्चर का डेवलप होना जरूरी है। तो क्या कर रहा है कि कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एक सतत जो है सो प्रगति का कल्चर ही बनता है अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल हम लोग कराते हैं। एंड सक्सेस कैन बी क्रिएटेड एंड मेंटेन। ठीक है ना, सक्सेस हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, बनाया जा सकता है और फिर उसको मेंटेन रखा भी जा सकता है। जी नंबर पॉइंट है, पीपुल विथ पोटेंशियल कैन बी आइडेंटिफाई। ये भी हमको पता चलता है किस में कितना पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल है। तो पीपुल्स विथ पोटेंशियल कैन बी आइडेंटिफाई। जो पोटेंशियल है लोगों के अंदर, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड कैरियर डेवलपमेंट प्लान्स कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर स्टाफ रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, प्लान्स को बना सकते हैं। ठीक है ना। अब कैरियर डेवलपमेंट प्लान क्या है कि एक कैरियर डेवलपमेंट पहले से अगर तय हो कि हम ये चीज अचीव कर लेंगे तो हमारे करियर में ये डेवलपमेंट होगा, तो निश्चित रूप से वो चीज पाने की हम कोशिश बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक। तो यही चीज कह रहा है कि अगर पोटेंशियल, लोगों का जो पोटेंशियल है वो पता चल जाए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई हो जाए तो हम लोग कैरियर डेवलपमेंट प्लान्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। मतलब पहले से बना सकते हैं कि ये फॉर्मूला कि भाई अगर कोई आदमी ये काम कर रहा है तो उसको इस तरीके का प्रमोशन देंगे, और हमको पता रहे कि हम अगर ये काम करेंगे तो ऐसा प्रमोशन मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन को भी पता हो, एम्प्लॉय को भी पता हो, तो उस टास्क को जल्दी अचीव किया जा सकता है। तो इसको फॉर्मुलेट करने का काम हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के एंड से देखें तो
परफॉर्मेंस अप्रेजल से किया जा सकता है। इसके बाद अब है अप्राइजर के बारे में, ठीक है ना। अप्राइजर कौन, जिसको ये करना है, क्या बोलते हैं, फीडबैक देना है। तो द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड ओवरव्यू ऑफ इंडिविजुअल्स जॉब एंड डिपार्टमेंट, ये अपॉर्चुनिटी उसको मिलता है कि वो किसी भी अच्छा, देखिए 10 लोग हैं काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट हम लोग करते हैं, हाँ ठीक है बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर हमको कहीं मौका मिले कि उसके बारे में 5 लाइन लिख सकते हैं कि हाँ भाई 5 लाइन अगर किसी के बारे में हम लिख देंगे तो उसका क्या होगा, इन्हेंसमेंट होगा, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई जो लोग काम कर रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। तो यही चीज़ अप्रेजर को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है परफॉर्मेंस जो अप्रेजल में, कि वो किसी भी इंडिविजुअल को देखने के बाद उसका जो है सो आकलन करके उसका रिपोर्टिंग कर सके। तो क्या कर रहा है, द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एन ओवरव्यू ऑफ इंडिविजुअल जॉब एंड डिपार्टमेंट, किसी भी आदमी का जैसे डिपार्टमेंट का भी रिव्यू होता है या फिर किसी भी इंडिविजुअल के जॉब का हम लोग आकलन करने का एक मौका मिलता है, जिससे उसको उसके रिपोर्ट को हम लोग अगर देंगे तो उसको बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए खराब भी रिपोर्ट देंगे तो क्या होगा कि वो खुद को इम्प्रूव करेगा, तो ये भी अच्छा ही है। एक दूसरा चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। यही बात है कि अगर मान लीजिए किसी के जॉब का हम एनालिसिस कर रहे हैं, कहीं कुछ जो है सो कमी है, तो अगर कमी है तो उस कमी का आइडेंटिफिकेशन हम कर दें कि हाँ भाई ये चीज़ आप में कमी है, और उसका आइडियाज़ उसको दें कि हाँ भाई ये आपके में कमी है, तो क्या होगा, इम्प्रूव कर सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। सी नंबर पॉइंट जो है वो क्या कहता है, द अपॉर्चुनिटी टू लिंक टीम एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट विथ डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या कर रहा है कि अगर हम किसी को रिव्यू करके देंगे कि हाँ भाई ये काम करना था, आप ये कर रहे हैं या ये आपको करना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल लिंक कर रहे हैं ना, हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। किसको जोड़ रहे हैं, लिंक टीम और इंडिविजुअल किसके साथ, तो जो ऑब्जेक्टिव है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, एंड टारगेट्स विथ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का क्या टारगेट है, और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको लिंक करने का काम क्या करता है, अप्राइजर करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से। अब इसके बाद फिर है डी नंबर पॉइंट जो है वो क्या कहता है, द अपॉर्चुनिटी टू क्लियरिफाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन द मैनेजर एक्सपर्ट्स फ्रॉम टीम एंड इंडिविजुअल, कि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि जिस अपॉर्चुनिटी की तरह वो तहत वो क्या कर सके, द अपॉर्चुनिटी टू क्लियरिफाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंट्रीब्यूशंस द मैनेजर्स एक्सपर्ट फ्रॉम टीम्स एंड इंडिविजुअल। उसको ये मतलब ये मिलता है कि भाई तुम लोग से हमको क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो तुम क्या दे रहे हो, तो इस चीज़ को आकलन करने का मिलेगा, तो उसको ये पावर एक तरीके से आ जाएगा कि भाई जो चीज़ जिस चीज़ के लिए तुम असाइन हो वो काम करो ठीक ढंग से। तो एक तरीके का आप समझ लीजिए पावर दे रहा है उसको। अपॉर्चुनिटी टू री प्रायोरिटाइज टारगेट, मतलब फिर से जैसे मान लीजिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल फिर से आपको टारगेट वो दे सकता है कि हाँ ये चीज़ करके दिखाओ फिर से, जिससे वो एक तो काम टास्क कंप्लीट होगा और दूसरा उसको पता चलेगा कि कौन लोग जो है सो कर सकता है, किसमें कैपेबिलिटी है, उसको आइडेंटिफाई करना आसान होगा। अ मीन्स ऑफ फॉर्मिंग ए मोर प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विथ स्टाफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। एक अप्राइजर के पास एक जो है सो मौका होगा कि अगर वो अच्छा रिव्यू करेगा लोगों का, मतलब जेन्युइन रिव्यू करेगा, तो वो एक अच्छा वर्कफोर्स बना सकता है, जिसको मतलब लोगों को लगेगा कि हाँ इस टीम में हम इसके अंदर में काम करेंगे तो हमारे काम का जो है सो एप्रिसिएशन होगा, हमारे काम का अप्रेजल होगा। तो एक अच्छा जो है वो क्या बना सकता है, एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बना सकता है, किसके साथ, तो स्टाफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक अच्छा म्यूचुअल ट्रस्ट वाला स्टाफिंग और अंडरस्टैंडिंग वाला स्टाफिंग जो है सो बना सकता है। ठीक, अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं फॉर अप्राइजी, मतलब आखिर जो है सो कैंडिडेट का क्या फायदा है। तो 3 चीज़ है, इंक्रीज मोटिवेशन, उसको लगेगा कि हाँ हम काम कर रहे हैं तो हमारा जो काम का अप्रिशिएशन हो रहा है। इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, उसको लगेगा हाँ हम ठीक काम कर रहे हैं। तीसरा चीज़ इंक्रीज सेंस ऑफ पर्सनल वैल्यू, उसको लगेगा कि नहीं ठीक है, हमारा जो पर्सनल जो वैल्यू है लोगों का उसके ऊपर काम किया जा रहा है, वो चीज़ में इन्हेंसमेंट होगा। तो ये अप्राइजी के लिए था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या मेथड्स है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। एक है रेटिंग स्केल, जैसे आप कभी कैब आप बुक करते हैं तो रेटिंग आता है ना,
तो उसको कहते हैं रेटिंग स्केल्स। जितना भी आप 5 स्टार देते हैं, किसी को 4 स्टार्स देते हैं, तो स्टार्स के माध्यम से हम लोग रेट करते हैं। अब रेट करने का अलग अलग पैरामीटर्स है, किस आधार पे आप रेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कैब में हम जा रहे हैं, तो कैब का जो है सो पहुंचने का टाइम कैसा था, उसके बाद जो है सो और भी बहुत सारा पैरामीटर्स है। ड्राइवर का बिहेवियर कैसा था, आपको लोकेशन से पिक किया नहीं किया, आपको लोकेशन पे ड्रॉप किया नहीं किया, या फिर कोई रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो उसका एम्बियंस कैसा था, टेस्ट कैसा था, जो भी आपको सपोर्टिंग स्टाफ जो है सो जो भी सर्व कर रहे हैं उसका बिहेवियर कैसा था, ठीक है ना, हाइजीन का क्या व्यवस्था था। तो रेटिंग का बहुत सारा पैरामीटर्स है। तो उसी तरीके से किसी एक बिंदु पे रेटिंग डिसाइड नहीं किया जाए। रेटिंग के लिए अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसको देखते हुए रेटिंग के माध्यम से हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। उसके बाद है चेक लिस्ट। कभी कभी जाते होंगे तो एक चेक लिस्ट आता होगा आपके पास कहीं भी रिव्यू करने के लिए, क्या ये चीज़ है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है ना। तो यस या नो या 2-3 पैरामीटर्स में अगर चीज़ों को आप ये करें। उसके बाद है फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड है कि आपको मतलब समझ लीजिए कि ये करना ही है। उसके बाद जो है सो क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड, मतलब कुछ तो आपको रिव्यू करना ही है। उसके बाद बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग सिस्टम, मतलब किसी भी कर्मचारी का किस तरीके का बिहेवियर है उसके आधार पर रेटिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे अभी। इसके बाद फील्ड रिव्यू मेथड्स, एक प्रॉपर फील्ड में मतलब ऑन साइट क्या रिव्यू है। एनुअल, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है फील्ड में पहुंच रहा है तो क्या रिव्यू है उसका। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये जनरली गवर्नमेंट सेक्शन में जो है सो इस्तेमाल होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग अप्रोच, कोई आदमी की जो है सो कोई एम्प्लॉय कितना किफ़ायती है। उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड काम है कि नहीं है। असेसमेंट सेंटर, कुछ जगह पुराने समय में ऐसा था कि सेंटर ही बनता था जहाँ एक्सपर्ट बैठते थे, वो रोल प्ले के माध्यम से या फिर अलग अलग चीज़ों के माध्यम से लोगों का क्या करते थे तो आकलन ही करने का काम करते थे। उसके बाद 360 डिग्री फीडबैक, मतलब हर तरीके से हर जगह से आपके बारे में फीडबैक लिया जाए और उसके आधार पे अप्रेजल को तय किया जाए। अब इसके बाद है जैसे कोई भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं है काम जो है सो एकदम जो है सो आपका काम 100% प्योर होगा, ऐसा कुछ है नहीं। जब भी हम कुछ वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर होगा। तो उस एरर को समझने के लिए कि परफॉर्मेंस में क्या अप्रेजल में क्या एरर हो सकता है, तो ये 4-5 एरर हम लोगों ने लिखा है। एक हालो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, एक सेवेरिटी एरर, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी, हॉर्न इफेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एरर। तो इतने तरीके का एरर है, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना चीज़ हम लोग पढ़े हैं, इतना नियम पढ़े हैं, जो कुछ भी है, लेकिन ये सारा एरर्स है जो कि देखने को मिल सकता है किसमें, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में। रेजिडेंसी एरर, पर्सनल बायस एरर। अब एक एक करके इस सारे को हम लोग समझते हैं। हैलो इफेक्ट क्या है, ठीक है ना, HALO, हैलो इफेक्ट क्या कर रहा है कि जब भी कोई अप्रेजर जिसको रिव्यू करना है, ड्रॉ अ जनरल इंप्रेशन अबाउट एन अप्रेजी ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रेट, मतलब एक ही लक्षण के आधार पे अगर हम लोग उसका आकलन, कोई अप्रेजर जो है किसी अप्रेजी का आकलन करेगा, सच एज सोशेबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड etc। कोई भी एक, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है उसमें बहुत सारा गुण है, अलग अलग पैरामीटर्स है। अब किसी एक पैरामीटर्स को उठा करके और उसी के आधार पे जज कर दें तो क्या होगा, ये भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, तो एरर होगा, ठीक है ना, प्रॉपर उसका अप्रेजल हो नहीं पाएगा। The problem arises when rates the same rating at all other traits regardless of an appraisee actual performance on these traits। क्या कर रहा है कि एक ही चीज़ों को, एक ही गुण को हम लोग को देख करके और उसके बाकी सारे चीज़ों का रेटिंग कर देना अप्रेजी का, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, एरर वाला हो जाएगा। तो इस तरीके का जो एरर होता है उसको हम लोग हैलो इफेक्ट कहते हैं। हैलो इफेक्ट मतलब किसी भी अप्रेजी का अप्रेजर द्वारा एक सिंगल एटीट्यूड पे, ये सिंगल ट्रेट्स मतलब सिंगल लक्षण के आधार पे हम लोग अगर क्या करते हैं तो उसका मूल्यांकन अगर कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हैलो इफेक्ट, ठीक। दूसरा जो है वो क्या है, तो सेवेरिटी एरर, ठीक है ना, लेनियंसी सेवेरिटी एरर। किसको कहते हैं कि एवरी इवेल्युएटर हैज हिज या ऑन वैल्यू सिस्टम, हर इवेल्युएटर्स का अपना एक वैल्यू सिस्टम है।
that acts as a standard against which appraisals are made relative to the true or actual performance of an individual exhibits. Some evaluators mark high and other low. The former is referred to as positive leniency error and the latter as negative leniency error. When evaluators are positively lenient in their appraisals, an individual's performance becomes overstated, that is rated higher than it actually should. Similarly, अगर negative leniency error understand performance negative individuals as lower appraisal. क्या कह रहा है कि हर आदमी का देखने का एक नजरिया है, ठीक है ना, हर आदमी का देखने का एक नजरिया है. Every evaluator is on value system that acts as standard against which appraisals are made relative to the true or actual performance of the individual exhibited. मतलब कोई भी इंडिविजुअल का जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, हर आदमी का देखने का नजरिया है, तो किसी का एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को नहीं देखते हुए और जो है सो उसको आकलन नहीं करते हुए सही ढंग से उससे ज़्यादा उसको रेटिंग दे देना या फिर परफॉर्मेंस से कम रेटिंग देना, तो ये भी एक तरीके का क्या है, एरर है. तो अगर ज़्यादा रेटिंग दे रहे हैं उसको, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, पॉजिटिवली लेनियंट, ठीक. और अगर कम रेटिंग देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव लेनियंसी एरर, ठीक. हाँ, तो लेनियंसी या सेवरिटी एरर समझ में आया कि अपने अनुसार, ठीक है ना, एक्चुअल चीज़ों से ज़्यादा रेट कर देना. जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये कलम है, इस कलम को आपसे पूछेंगे भाई किस कलम का कितना कीमत है, तो हो सकता है कि आप ये कलम का कीमत एक्चुअली में 5 रुपया है, आप कहेंगे इस कलम का कीमत 7 रुपया है, या हो सकता है कि कहेंगे 3 रुपया है, तो एक्चुअल का कीमत तो 5 रुपया है. तो ये जो आप ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ज़्यादा बोल रहे हैं दैट्स पॉजिटिवली लेनियंट, कम बोल रहे हैं तो मतलब निगेटिवली लेनियंट. तो उसी तरीके से परफॉर्मेंस का जो आकलन करेंगे आप किसी इंडिविजुअल का, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ है उसको हम लोग सेवेरिटी एरर कहते हैं, ठीक. तीसरा चीज़ है सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल मतलब केंद्रीय टेंडेंसी क्या है, ये एक एरर है. दिस इज मोस्ट कॉमन एरर, बहुत कॉमन एरर है. क्या है कि अकर्स व्हेन द इवैल्यूएटर्स असाइन एवरेज रेटिंग. वही आपको मैं 10 जो केस स्टडी वाला कहानी बताया था, ये क्या कर सकता है, करता है कि एवरेज रेटिंग दे देता है. सोचता है कौन दिमाग लगाएगा, भर दो सबको, अच्छा भर दो. तो अगर एवरेज रेटिंग, सब बहुत कॉमन है ये, एवरेज रेटिंग टू ऑल हिज सबऑर्डिनेट. ये जनरली हाई के जो लोग रहता है, लोगों जैसे के नज़र में बुरा नहीं बनने के लिए कई बार इस तरीके का काम करते हैं. तो लो जितना भी सबऑर्डिनेट है और एंड अवॉइड्स यूजिंग हाई और लो रेटिंग. हाई लो रेटिंग देता है, एवरेज दे दिया सबको. देखिए ये कर्मचारी के लिए भी उतना ही घातक है. अगर मान लीजिए आप अच्छे की बात कर रहे हैं, अब 10 लोगों को अच्छे दे दिए तो क्या हो गया, वो एवरेज हो गया. अब उसी में अगर 2 को आप अच्छा देते, 2 को लो देते, 6 को मतलब ठीक है तो ठीक है, इस तरीके का अगर रखते तो क्या होता, 2 जो था उसको अच्छा ये मिलता कि अप्रेजल अच्छा मिलता, हाइक मिलता, या जो भी बेनिफिट्स की बात की है हम लोग वो सारा बेनिफिट्स मिलता. 2 को अगर लो दिए तो उसको पता चलता है कि हाँ ये गलती हम कर रहे हैं, तो इस सेक्टर पे हमको काम करने की ज़रूरत है. तो जो हाई दे रहे हैं, लो दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि उसका एक रेंज बन रहा है, रेंज क्रिएट हो रहा है. तो वो नहीं करके हम लोग डायरेक्ट जो है तो उसको अगर इस तरीके से जो सबऑर्डिनेट है एवरेज रेटिंग कर दे रहे हैं, तो लो या हाई नहीं करे, तो इस तरीके का दिस काइंड ऑफ प्ले इज सेफ रेटिंग इज ऑलमोस्ट यूजलेस बिकॉज ऑफ इट्स फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड पुअर परफॉर्मेंस. अगर इस तरीके का हम लोग रेटिंग दे रहे हैं तो क्या है, बिना काम का है, कोई काम का ही रेटिंग नहीं है. क्यों, क्योंकि हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं. एक्चुअली में क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं. किस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा क्या परफॉर्मेंस है और खराब क्या परफॉर्मेंस है, इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं. तो उसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. इसके बाद फिर है हॉर्न इफेक्ट. हॉर्न इफेक्ट क्या कहता है, तो इन दिस टाइप ऑफ इफेक्ट द अप्रेजर बायस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. The tendency is allow one negative trait of subordinate to color the entire appraisal. क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी का कोई चीज आपको खराब लगे, तो खराब लगे तो आप उसी के आधार पे आप क्या कर दिए, तो उसको रेट कर दिए. तो रेट कर दिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्न इफेक्ट, ठीक.
हो गया हॉर्न इफेक्ट। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट एरर। कॉन्ट्रैक्ट एरर किसको कहते हैं? द इवैल्यूएशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर affected by comparison with other subordinate recently encountered who rank higher or lower on the same characteristics। क्या कर रहा है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला जो सबऑर्डिनेट है उसका हम लोग अगर इवैल्यूएशन करें किसी दूसरे से कंपेयर करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई टास्क दिए, कोई ज़्यादा कर रहा है काम, कोई कम काम कर रहा है, तो मतलब उससे कंपेयर करके अगर हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये एक तरीके का कैसा एरर है? कॉन्ट्रैक्ट एरर है, ठीक है ना। इसके बाद है रीजेंसी एरर इफेक्ट। इन दिस केस द अप्रेजर असाइन रेटिंग ओनली ऑन द बाइस ऑफ रिसेंट बिहेवियर और परफॉर्मेंस। मतलब जैसे बहुत लोग का होता है कि 1 साल से आप काम कर रहे हैं और पहले अच्छा काम किए हैं, अभी किसी के कारण से आपका जो है परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर कभी कुछ ऐसा इस तरीके का जो है सो मिसबिहेव ही मान लीजिए हो गया, तो उससे जो पुराना है वो सारा चीज़ खत्म, अभी जो रिसेंट है उसको देख करके आपको वो जो अप्रेजल है उसको साइन करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इन दिस केस अप्रेजल साइंस रेटिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट बिहेवियर, तुरंत में जो बिहेवियर आपने किया या परफॉर्मेंस है। दिस इज पॉसिबल व्हेन अप्रेजल्स आर डन ओवर लॉन्गर पीरियड्स सच एज 1 ईयर और मोर। ये केस मैक्सिमम तभी देखा जाता है जब 1 साल या उससे अधिक से जो लोग हैं उसके अंदर में काम कर रहा है और उसको उसका रिव्यू करना है, ठीक। द अप्रेजर इज ह्यूमन बीइंग एंड फॉरगेट अबाउट पास्ट बिहेवियर। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब वो इंटेंशनली करे, होता है कि पहले कभी बहुत पहले काम किए हैं तो पास्ट बिहेवियर्स को वो भूल ही गए, या फिर जो काम किया आपने उसको भूल ही गए आप सबऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ 6 to 8 months old is forgotten by appraiser during the poor rating to an appraisee which is not good in recent months। क्या कर रहा है कि 6-8 महीना पहले अच्छा काम किया उसको भूल गया, 1-2 महीना से वो उसका काम उतना अच्छा नहीं चल रहा है और उसी के आधार पे वो क्या कर दिया, तो अप्रेजल साइन कर दिया, अप्रेजल भर दिया। तो उससे क्या होगा कि एक तरीके का ये भी क्या है? एरर है। इसके बाद है पर्सनल बाइस एरर। पर्सनल बाइस ऑफ सुपरवाइजर आल्सो इफेक्ट्स व्हेन इवैल्यूएटर इज सबऑर्डिनेट दिस बेस्ड अगेंस्ट समवन मे बी ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, रेस, रीजन, पॉजिटिव पोजीशंस एंड एज। द रिमूवल ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि बहुत जगह देखते होंगे आप कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, लिंग, धर्म, ये सब के आधार पे मेरे तरफ का है, तो मतलब इस तरीके का चीज़ जो है सो जब होता है तो, और इस तरीके का एरर को निकालना भी बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कहीं 10 नंबर किसी को देना है, उसको लगा हमारे तरफ का है तो 10 में 10 दे देगा, दूसरा को 9 दे दिया, मतलब एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस रखते हुए और आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। इस तरीके का जो एरर है वो है पर्सनल बाइस एरर। आप पर्सनली किसी के प्रति बाइस्ड हैं तो उसको पर्सनल बाइस एरर, किसके आधार पे? धर्म के आधार पे, कि एक एज फैक्टर के आधार पे, बहुत सारा चीज़ है जिसके आधार पे आप बाइस्ड हैं, दैट्स पर्सनल बाइस एरर। एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या एडवांटेज है, इसको अब हम लोग समझे। एडवांटेज, हर चीज़ का कुछ ना कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो इस एडवांटेज को हम लोग समझते हैं। प्लान आउट द प्रमोशंस प्रोग्राम फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉय। सबसे पहले अच्छा एडवांटेज यही है कि जो भी प्रमोशंस है किसी भी रिगार्डिंग में, पद के रिगार्डिंग में, फाइनेंशियल रिगार्डिंग में, जो भी ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग में जो है सो नए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग में, तो उसका प्लान आउट द प्रमोशन आप प्लान आउट कर सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद पे, कि वो क्या बोलते हैं पैरामीटर्स पे, कि किसको प्रमोशन मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। तो प्लान आउट द प्रमोशंस प्रोग्राम फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉयज। दूसरा है कंपनसेशन पैकेज किसको मिलना चाहिए, विच इंक्लूड जैसे बोनस है, ज़्यादा सैलरी है, या फिर जो है सो एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट है, कोई अलाउंस है, कोई प्री रिक्वेस्ट इज डिपेंडेंस है, कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारा कुछ जो मिलने का एक कंपनसेशन पैकेज जो दे सकते हैं, तो उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है एडवांटेज है। इसके बाद है द सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प द सुपरवाइजर टू फ्रेम ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। क्या कर रहा है कि अगर अच्छा सिस्टमेटिक है तो पता चलेगा किसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से ही फ्रेम किया जा सकता है।
उसके बाद इट हेल्प्स द सुपरवाइजर टू अंडरस्टैंड द वैलिडिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर। ये भी उसको पता चल देगा कि भाई अगर हम लोग किसी को हायर कर रहे हैं, नहीं हायर कर रहे हैं, तो किस पैरामीटर्स पे हम हायर करें, कौन सा ऐसा पैरामीटर्स है, क्यों ज़रूरी है पैरामीटर, ये सारा कुछ पता चलेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि कैसा लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी को हम लोग हायर कर लें। तो हायरिंग प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिस्टमेटिकल अप्रेजल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज में क्या एबिलिटी है और क्या मोटिवेशनल टूल्स है, ये सारा कुछ पता चलेगा। इसके बाद कुछ अब काम कर रहे हैं तो कुछ डिसएडवांटेज बताया जैसे आप लोगों को। तो डिसएडवांटेज क्या है, इफ नॉट डन राइट दे कैन क्रिएट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। अगर मान लीजिए सही से नहीं किया गया तो लोगों को लगेगा कि नहीं हम कितना भी काम कर रहे हैं हमारा अप्रेजल नहीं हो रहा है। तो एक अगर सही से हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा, एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इज़ द टाइम, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये अच्छा नहीं हो रहा परफॉर्मेंस अप्रेजल तो मार्केट में आ जाएगा कि नहीं वहाँ कितना भी काम करो कोई फायदा नहीं है। दूसरा है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन बी ओवरवेलमिंग टू मैनेजर्स विथ मेनी एम्प्लॉय। अब एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, बताया मैं कि उसको उस समय बहुत सारा काम करा, उस समय अप्रेजल भरना है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि वो किसी का गलत रिव्यू कर दिया कोई भी मैनेजर, तो एम्प्लॉय और मैनेजर में एक होता है ना कि हाँ भाई आपके साथ ही हम काम करते हैं, आप हमारा गलत अप्रेजल भर दिए या फिर कम दिए कोई रेटिंग। तो ये चीज़ एक जो है सो जो ह्यूमन बिहेवियर में चीज़ देखा जाता है वो हम लोग को देखने को मिलता है। दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन असेसमेंट एंड आर सब्जेक्ट एरर एंड बाइसेस। अब कोई काम मनुष्य कर रहा है तो एरर भी होगा और थोड़ा सा बाइसनेस वाला जब बात की कि बाइसनेस वाला जो एरर है वो बहुत जल्दी रिमूव भी नहीं किया जा सकता है, तो बाइसनेस भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो एक सब्जेक्ट टू एरर एंड बाइसेस कैन बी अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ नॉट डन अप्रोप्रिएटली। अगर मान लीजिए अच्छा से परफॉर्मेंस का अप्रेजल, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है या अप्रेजल अच्छे से नहीं हो रहा है तो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, फिर उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये कोई प्रोजेक्ट वाला तो चीज़ है नहीं कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो इतना % काम खत्म हो गया, नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे। दे कैन क्रिएट अ वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। मान लीजिए हमको जिसका अप्रेजल देना है या जो मेरा अप्रेजल देगा, दोनों चीज़ है। मान लीजिए कि किसी का रिव्यू हमको करना है या फिर कोई मेरा रिव्यू करेगा, तो दोनों केस में जो है सो हर लोग जो भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, उस सब के बीच में एक स्ट्रेसफुल माहौल रहेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने समझा। डिफरेंस क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज के बारे में, उससे पहले एडवांटेज के बारे में, और भी अलग अलग पैरामीटर्स जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसके विषय में हम लोगों ने सीखा और समझा। ओके, थैंक यू।